हर पल आपके साथ। निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी ने लिखा शिकायत पत्र। बोले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार में तोड़े कोरोना नियम, महामारी एक्ट में क्यों न दर्ज हो मुकदमा। बीजेपी ने वर्चुअल रैलियों के लिए कसी कमर, सोशल मीडिया के जरिए गिनाएंगी जनता के बीच उपलब्धियां, जल्द ही जारी कर सकती है घोषणा पत्र। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में नामांकन का काम हुआ पूरा। नोएडा, मथुरा में सबसे ज्यादा हुआ नामांकन। चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों के उड़े होश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। सपा के फ्री बिजली वादे पर साधा निशाना। बोले 2017 से पहले बिजली आती ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को जीतने के लिए सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शामली के कैराना में डोर टू डोर प्रचार किया। उस दौरान उन्होंने लोगों को बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील से जुड़े पर्चे भी बांटे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कैंपेन के दौरान ना ही मास्क लगाया और ना ही कोरोना को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया था, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति दे रखी है। उस दौरान पहले तक सिर्फ 5 लोगों को कैंपेन के दौरान प्रचार करने की अनुमति थी, लेकिन बाद में इस संख्या को बढ़ाकर 10 कर दी गई। लेकिन अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिए शिकायती पत्र में लिखा है कि शामली के कैराना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता और कोरोना नियमों के खिलाफ 10 लोगों से ज्यादा संख्या में भीड़ के साथ प्रचार किया जा रहा है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत है। इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसके विरुद्ध सख्त निर्देश जारी करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच देश के 5 राज्यों में चुनाव कराए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख अंकित चंदेल ने कहा कि बीजेपी इस चुनावी मौसम में कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान यूपी में बड़ी संख्या में मतदाताओं तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विशेष रूप से चुनाव आयोग ने कोरोना की चल रही तीसरी लहर के कारण फिजिकल रैलियों को आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि पार्टियों को चुनावी राज्यों में वर्चुअल रैलियों और घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दी गई है। जानकारी के मुताबिक चंदेल ने कहा, हम वर्चुअल रैलियों की तैयारी कर रहे हैं, जो होने वाली है उसी के लिए योजना बनाई जा रही है। वर्चुअल रैलियां इस महीने के अंत में शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए ट्रेनिंग 2021 में ही शुरू हो गई थी। बीजेपी ने 3 बड़ी रैलियां की थी, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर और स्मृति ईरानी ने संबोधित किया था और इस रैली में लाखों लोग भी शामिल हुए थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मथुरा और नोएडा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसी के चलते चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों के होश उड़े हुए हैं। वजह है कि 15 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंतजाम करना होगा। हालांकि राहत की बात यहाँ पर यह है कि नाम वापसी की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। वही इस दौरान किसी न किसी कमी के चलते पर्चा खारिज भी हो सकता है। वही मुजफ्फरनगर और आगरा की एक सीट पर भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद 58 सीट में से मथुरा और नोएडा की 2 सीट ऐसी है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मथुरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। वहीं आपको बता दें कि नोएडा विधानसभा सीट जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गाजियाबाद के मोहन नगर, साहिबाबाद समेत कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। गाजियाबाद पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र के एक वादे को पूरा किया है। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, तो इनसे पूछना चाहिए कि पहले बिजली आती नहीं थी और जब बिजली ही नहीं आएगी तो आप बिजली फ्री में देने की बात कैसे कर रहे हैं। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी?
उत्तराखंड के हरिद्वार से यूपी के अलीगढ़ जिले में पहुंचे धर्म संसद कोर कमेटी के सदस्यों ने अलीगढ़ धर्म संसद कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान धर्म संसद और महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि 22 से 23 जनवरी के बीच होने वाली धर्म संसद को 2 वजहों से स्थगित कर दिया गया था। जहां एक तरफ उत्तराखंड पुलिस ने उनके 2 योद्धा यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी को बंद कर रखा था, तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर धर्म संसद स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब मां बगलामुखी यज्ञ समापन के दौरान उत्तराखंड की देवभूमि से पहुंचे धर्म संसद और कमेटी के सदस्यों की ओर से अलीगढ़ धर्म संसद के सदस्यों के साथ बैठकर स्थापित की गई धर्म संसद को लेकर बैठक में चर्चा की गई। धर्म संसद को लेकर की गई चर्चा और बैठक के दौरान उत्तराखंड धर्म संसद कोर कमेटी ने अलीगढ़ में अप्रैल के पहले हफ्ते में होने वाली धर्म संसद को लेकर अनाउंसमेंट करते हुए धर्म संसद करने का ऐलान कर दिया है। 2 से 3 अप्रैल के बीच अलीगढ़ में धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने कहा है कि इस देश का भला एक संत ही कर सकता है। नहीं, कार्यक्रम तो सुनियोजित है। माँ बगलामुखी का महायज्ञ 14 तारीख को मकर संक्रांति से हमारे यहाँ दान पुण्य और यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि 22 और 23 में कल पूर्णाहुति थी और पूर्णाहुति के बाद 24 घंटे तक हमारे यहाँ लगातार भंडारा प्रसाद चलता है और चैरिटी तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई है। तो ये आज जो है पूर्णाहुति का आयोजन है कार्यक्रम का। 22-23 को एक धर्म संसद भी यहाँ पर प्री अनाउंस्ड थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वो हमारी कोर कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है धर्म संसद की। आप हरिद्वार से चल कर के आए हैं। 23 तारीख को इस बात का था कि हम लोग डिसाइड करेंगे कोर कमेटी प्रॉपर बैठक लेकर के कि अग्रिम तारीख कौन सी होगी अलीगढ़ की धर्म संसद की। तो वो अभी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें आदेश हुआ है हमारी सारी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद। हमारे महाराज जी, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं और महाराज जी ये संदेशा लेकर के आए हैं और आप लोगों के समक्ष इसीलिए उपस्थित है कि अप्रैल की फर्स्ट वीक में हमारी धर्म संसद होगी। राजस्थान के नागौर में देश की पहली कबूतरशाला में पक्षियों के लिए 7 फ्लोर बंगला तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग फ्लोर और फ्लैट के हिसाब से एक साथ करीब 3000 पक्षियों की रहने की व्यवस्था है। नीचे बनाए गए स्टैंड पर 24 घंटे इनके लिए दाना पानी का इंतजाम रहेगा। बता दें कि चंचल देवी बालचंद लूणावत ट्रस्ट अजमेर की तरफ से पीही गांव में बनवाए गए इस 65 फीट ऊंचे 7 फ्लोर बर्ड हाउस पर करीब 8 लाख रुपए का खर्च हुआ है। अब 26 जनवरी को जैन समाज के संत इसका उद्घाटन करेंगे। बता दें कि नागौर जिले में अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसे पीही गांव में देश की पहली सुव्यवस्थित कबूतरशाला का भी संचालन किया जा रहा है। अब इसी कबूतरशाला परिसर में दूसरे पक्षियों के लिए 7 फ्लोर का टावर तैयार कराया गया है। भारत समेत दुनिया भर के कई देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं, लेकिन हाल ही में आए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि भारत में इस वेरिएंट के अभी तक 530 सैंपल्स मिल चुके हैं। साथ ही ब्रिटेन में कोहराम मचा रहा है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि BA.2 स्ट्रेन ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। ब्रिटिश हेल्थ अथॉरिटी ने भी ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट के सैकड़ों मामलों की पहचान की है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग WGS के जरिए ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के 426 मामलों की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि इसका सबसे पहला मामला 6 दिसंबर 2021 को दर्ज किया गया था। ब्रिटेन के लंदन शहर में इसके सबसे ज्यादा 146 केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,805 नए मामले सामने आए और इस महामारी ने 44 और लोगों की जान ले ली। राज्य में अब एक्टिव केस बढ़कर 2,93,305 हो गए हैं। इधर मुंबई में कोरोना के 2,550 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 19,808 है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 46,393 नए केस सामने आए थे और 48 लोगों की जान गई थी। वहीं मुंबई में रविवार को आई पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 2,500 नए मामले सामने आए, जबकि शनिवार को 3,568 नए मामले सामने आए थे। नागपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 76 चिकित्सक पिछले 10 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के मामलों में पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट जारी है, क्योंकि राज्य में पिछले 6 दिनों में टेस्टिंग भी 25% तक घट गई है। टेस्टिंग कम होने के बावजूद भी प्रदेश में संक्रमण की दर दोगुना तक बढ़ गई। वहीं मौत के बढ़ते केस भी अब डराने लगे हैं।
रविवार को 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जो तीसरी लहर में एक दिन में हुई मौतों में सबसे ज्यादा है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 18 जनवरी को एक दिन में 80,580 लोगों के टेस्ट किए गए थे, जो तीसरी लहर में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा टेस्टिंग थी। लेकिन तब से आज दिन तक टेस्ट की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार गिर रही है। 23 जनवरी को टेस्टिंग कम होते होते 60,726 पर पहुंच गई। लेकिन इसी बीच पॉजिटिविटी रेट जो 18 जनवरी को प्रदेश में 12% थी, वे अब बढ़कर 23% के पार हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से शहर में 16 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें 6 बच्चे भी हैं। बता दें कि BA.2 स्ट्रेन को ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। इंदौर में एक दिन में 4 मौतें रिपोर्ट हुई है। 2,665 केस मिले हैं। वहीं भोपाल में 2,128 नए मामले मिले हैं और 1 की मौत भी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बात खुद उन्होंने ट्वीट कर बताई। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी संक्रमित हो गए हैं। जबलपुर में तीसरी लहर में सबसे ज्यादा एक दिन में 910 केस आए। जिले के गढ़ा निवासी 93 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जिन्हें दोनों डोज लग चुके थे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 1 फरवरी से राजनीतिक दल खुले स्थानों और मैदानों में छोटी सभाएं कर सकेंगे। इसके लिए कोविड सम्यक व्यवहार का अनुपालन करते हुए मैदान या स्थान की क्षमता के कुल 50% या अधिकतम 500 व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत राज्य में 31 जनवरी तक बढ़ाए गए कोविड प्रतिबंध की SOP में ये छूट दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से छूट प्रदान किए जाने के बाद शासन ने भी इसे SOP में शामिल किया है। रविवार को सार्वजनिक की गई SOP के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की कड़ी में राजनीतिक दल सभागारों में भी बैठकें कर सकते हैं। इसके लिए सभागार की क्षमता के 50% या अधिकतम 300 लोगों को भाग देने की परमिशन होगी। SOP के अनुसार राज्य में राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसे लेकर समय समय पर राजनीति भी होती रहती है। अभी हाल ही में एक RTI से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 11 महीने में 2500 किसानों ने आत्महत्या की थी। ये आंकड़े बेहद गंभीर और चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र के राजस्व विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक राज्य में 2,498 किसानों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद विभाग में सबसे ज्यादा 804 किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि नागपुर विभाग में 309 किसानों ने सुसाइड कर लिया। पश्चिम विदर्भ के अमरावती में 356 किसानों ने आत्महत्या की। एक साल में 5 जिलों में 1,153 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। दिल्ली पुलिस ने 17 जनवरी को JNU की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले की कोशिश में उसे सुलझाने का दावा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी JNU कैंपस में ही रेल टिकट काउंटर पर काम के सिलसिले में आता जाता रहता था। आरोपी का नाम अक्षय दुलाई है, जो पत्नी और बच्चे के साथ मुनिरका में किराए पर रहता है। वह मूल रूप से 24 परगना पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। DCP गौरव शर्मा ने बताया कि 17 से 18 जनवरी की रात को JNU कैंपस के अंदर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और जब जांच की गई तो पता चला कि आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आया था। जब हमने वहां पर इन गेट के रजिस्टर को चेक किया तो मालूम हुआ कि रजिस्टर में केवल कारों के नंबर की एंट्री की जाती है, बाइक और अन्य दोपहिया वाहनों की कोई एंट्री नहीं होती है। इसके बाद जांच का सारा फोकस CCTV कैमरे की फुटेज पर किया गया। इस मामले को सुलझाने के लिए साउथ वेस्ट जिले के 60 से 70 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। उनकी अलग अलग टीमें बनाई गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरह से पूरा कराने के लिए BSF और पुलिस फोर्स ने मुख्य चौराहों, बाजारों और गलियों में फ्लैग मार्च निकाला और CO विकास प्रताप चौहान की ओर से आम जनता से अनुरोध किया गया कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। उन्होंने अपील की कि अगर कोई व्यक्ति अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डराता है या किसी तरह का प्रलोभन देता है, तत्काल 112 नंबर पर या फिर संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए लोगों में दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए
और निष्पक्ष तरीके से विधानसभा चुनाव कराने के लिए आज ये बीएसएफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों को चेतावनी दी कि अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान ने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की तरफ से 23 मार्च को जुलूस निकालने की योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में खान ने कहा कि कदम विफल हो जाएगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विपक्ष से कहा, अगर मैं सड़कों पर आ गया तो विपक्ष सबको छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया तो वे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से जारी बारिश और भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। जम्मू संभाग में सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी है, जिससे सड़कों के साथ पानी और बिजली पर असर पड़ा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन में भूस्खलन और बर्फ की फिसलन से हजारों वाहन फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा ट्रक है जिन्हें उधमपुर के जखैनी के साथ रठियान, टिकरी, गरनई, मांड में रोका गया है। खराब मौसम में कटरा, सांची, छत चौपर सेवा बंद रही। हालांकि भैरव घाटी रोपवे सेवा चलती रही। वही सरकारी अमला सड़क, बिजली और पानी को बहाल करने में जुट गया है। इसी बीच अगले 24 घंटों में कुछ भी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि 25 जनवरी से मौसम साफ होने के आसार है। राजधानी देहरादून और आसपास के ज्यादातर इलाकों में रविवार के बाद सोमवार को भी रिमझिम बारिश हो रही है। इससे मध्यम हवाओं ने शीतलहर की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं चारधाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को तीसरे दिन भी मैदानी और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। नैनीताल में भी सोमवार को बर्फबारी हुई, जिससे वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए। लोगों ने बर्फबारी में खूब मजे किए और फोटो खिंचवाई। वहीं मसूरी में 5वें दिन भी मौसम खराब बना हुआ है। शहर में हल्की बारिश हो रही है और घना कोहरा छाया है। यहाँ सर्दी का सितम जारी है। सोमवार को भी बुरांश खंडा में हल्की बर्फबारी हुई है। चमोली जनपद में बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हर पल आपके साथ।